नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य कुमार रवि और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं तर्कवाद शो के नए एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे आज की बड़ी खबरों की। के मीडिया से पूछेंगे या मीडिया को देखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ में हूं अंजना उपाध्याय। मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, कैसी है? मुझे ड्रग्स दो। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पहली बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां बुधवार से जारी तेज बारिश ने एक बार फिर सरकार के विकास के दावों को बहा दिया। लेकिन इस बार सबसे शर्मनाक तस्वीर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अपने ही विधानसभा क्षेत्र से आई है। जिस क्षेत्र को मॉडल विधानसभा बनाने की बात की गई थी, वही क्षेत्र सबसे ज्यादा जलभराव की चपेट में रहा। पिछले महीने मुख्यमंत्री ने दावा किया था इस बार दिल्ली में कोई भी इलाका जलभराव से प्रभावित नहीं होगा। उन्होंने कहा था, हमने 445 जलभराव के पॉइंट्स की पहचान की है और वहां काम पूरा कर लिया है। पर सच्चाई यह है कि इन 445 में से 52 पॉइंट्स पर आज भी लंबी अवधि के लिए प्रोजेक्ट्स अधूरे हैं। सीएम रेखा गुप्ता के विधानसभा क्षेत्र में मेन रोड से लेकर अंदरूनी गलियों तक घुटनों तक पानी भर गया है। आईटीओ, मिंटो ब्रिज, महिपालपुर जैसी जगहों पर जहां आंशिक सुधार दिखा, वहीं सीएम के इलाके में गाड़ियां बंद पड़ी थी। स्कूल जाने वाले बच्चों को घंटों पानी में फंसे रहना पड़ा और बाजार में कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया। स्थानीय निवासी मनीष कुमार कहते हैं, सीएम साहिबा को हर दिन प्रचार के लिए वक्त मिलता है, पर अपने ही क्षेत्र में नाले साफ कराने और पंप लगवाने का वक्त नहीं मिला। सरकार ने दावा किया था कि मानसून से पहले सभी बड़े नालों की सफाई कर ली गई है और सभी पंप सेट चालू हो गए हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि महिपालपुर, द्वारका, लोनी गोल चक्कर, सराय काले खां, आजादपुर मंडी और पीतमपुरा में कई जगहों पर पंप खराब पाए गए। दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम 1976 में बना था और केवल 50 मिलीमीटर बारिश के हिसाब से डिजाइन किया गया था। अब जब बारिश 100 मिलीमीटर तक पहुंच जाती है, तब यह सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाता है। इसके बावजूद सरकार ना तो कोई मास्टर प्लान तैयार कर पा रही है, ना ही पुराने ड्रेनेज सिस्टम को अपडेट करने की कोई ठोस योजना बना पा रही है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बार बार ड्रेनेज सिस्टम और सीवेज सिस्टम के लिए विस्तृत डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के आदेश दिए थे, पर दिल्ली सरकार ने आज तक इसे पूरा नहीं किया है। इन सब के बीच विपक्ष भी सरकार पर हमलावर नजर आया। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा, मुख्यमंत्री के खुद के क्षेत्र में जलभराव है तो बाकी दिल्ली की क्या स्थिति होगी, सोचिए। सिर्फ पोस्टर और इवेंट की राजनीति से शहर नहीं चलता। कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने कहा, सीएम साहिबा अपने क्षेत्र की जनता को जवाब नहीं दे पा रही हैं। हर साल करोड़ों रुपए ड्रेनेज और सफाई में खर्च किए जाते हैं, फिर भी परिणाम वही का वही है। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी लोग सरकार के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। ट्विटर पर दिल्ली डूबा और पानी में दिल्ली जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। बता दें, दिल्ली सरकार ने इस साल 2024-25 के बजट में 600 करोड़ रुपए सिर्फ ड्रेनेज सुधार और जल भराव रोकने के लिए आवंटित किए थे, जिसमें पीडब्ल्यूडी, एमसीडी और दिल्ली जल बोर्ड ने अलग अलग हिस्सों में काम करने का दावा किया था। लेकिन जब मुख्यमंत्री के अपने ही इलाके में पानी निकासी की व्यवस्था नाकाम दिख रही है, तो जनता यह सवाल उठा रही है कि फंड आखिर कहां खर्च हुआ। जल भराव की वजह से डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ गया है। कई जगहों पर सीवर लाइन का गंदा पानी सड़कों पर दिखा मिला। ट्रैफिक जाम की स्थिति भी भयावह है। दिल्ली गुरुग्राम, दिल्ली नोएडा और रिंग रोड जैसे मुख्य मार्गों पर गाड़ियां घंटों रेंगती रही। लोग ऑफिस नहीं पहुंच सके, एम्बुलेंस भी जाम में फंसी रही। सरकार ने एनएचएआई, एनडीएमसी पर भी जिम्मेदारी डालने की कोशिश की, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि जब दिल्ली सरकार खुद दावा करती है कि उसने ड्रेनेज और रोड मैनेजमेंट की तैयारी पूरी कर ली है, तो फिर हर बार जिम्मेदारी दूसरों पर डालना जनता को गुमराह करने जैसा है। दिन की दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां 7 जुलाई 2024 यानी पिछले साल कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक आदेश जारी किया था। कहा गया था कि करीब 240 किलोमीटर के कांवड़ यात्रा पर सभी दुकानों के मालिकों को अपना नाम और नंबर साफ अक्षरों में लिखना होगा। इसके बाद यूपी सरकार ने 9 जुलाई को आदेश पूरे राज्य में लागू कर दिया था। अब इस बार कांवड़ यात्रा 11 जुलाई यानी कल से शुरू हो रहा है, लेकिन इस बार यूपी सरकार ने ना कोई ऐसा आदेश जारी किया, ना ही कोई पाबंदी लगाई है। फिर भी कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों, होटलों और ढाबों पर चेकिंग जारी है। यह अभियान पुलिस या प्रशासन नहीं, बल्कि खुद को सनातनी और हिंदूवादी धर्मगुरु बताने वाले स्वामी यशवीर महाराज चला रहे हैं। 28 जून को स्वामी यशवीर की टीम पंडित जी वैष्णो ढाबा पहुंची। शक था कि ढाबे का मालिक मुस्लिम और हिंदू नाम से होटल चला रहा है। इसे पुख्ता करने के लिए उन्होंने होटल के कर्मचारी को बुलाकर आधार कार्ड मांगा। आरोप है कि मना करने पर यशवीर के समर्थकों ने उसे गाली दी, फिर धर्म जानने के लिए उसके पैंट तक उतरवा दिए। पुलिस ने पहचान अभियान गैर कानूनी बताया और 17 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी कर दी। हालांकि विवाद की जड़ माने जा रहे स्वामी यशवीर पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई, न उनसे कोई पूछताछ ही की गई है।
उनकी दादागिरी बेरोक टोक जारी है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि यशवीर महाराज सुप्रीम कोर्ट और यूपी सरकार से भी ऊपर हो गए हैं क्या? सवाल तो उठता है। सवाल है कि धार्मिक संगठन को ऐसे अभियान चलाने का अधिकार किसने दिया? क्या हिंदू नाम से मुस्लिम व्यापारियों का कारोबार करना गैर कानूनी है? ऐसी घटनाएं सांप्रदायिक तनाव को हवा दे सकती है। पुलिस क्या कर रही है? कांवड़ यात्रा से पहले अगर माहौल इतना तनावपूर्ण है तो यात्रा के दौरान हालत कैसे होंगे, ये सोचने वाली बात है। हर साल सावन के महीने में कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर मुजफ्फरनगर होते हुए अपने अपने क्षेत्र के शिव मंदिर जाते हैं। लाखों श्रद्धालु पैदल, बाइक या ट्रेनों में सवार होकर कांवड़ ले जाते हैं। इस दौरान वो दिल्ली देहरादून हाईवे, मेरठ, मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में ढाबों और होटलों पर खाना खाने के लिए रुकते हैं। असल विवाद इन्हीं ढाबा होटलों से शुरू हुआ था। हाईवे से सटे इन होटल मालिकों की पहचान जानने वाले इस विवाद की शुरुआत 2023 में हुई। मुजफ्फरनगर के 15 किलोमीटर दूर बघरा गांव में योग साधना यशवीर आश्रम चलाने वाले स्वामी यशवीर ने अभियान शुरू किया था। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के नाम पर चल रहे मुसलमान मालिकों के ढाबे को बंद कराने की पूरी तरह से मांग चालू कर दी थी। यशवीर की मुहिम के बाद कई ऐसे होटलों पर प्रशासन सख्त हुआ जिनके नाम हिंदू थे लेकिन मालिक मुसलमान। यशवीर का यह अभियान इस साल भी जारी है। ये सब देखकर मुजफ्फरनगर में ढाबा चलाने वाले सोनू पाल डरे हुए हैं। वो कहते हैं साधु संतों का काम लोगों को धर्म की बातें बताना है, धर्म की बातें सिखाना है, ना कि उनका आधार कार्ड देखना कि वो हिंदू हैं या मुसलमान। मुजफ्फरनगर में करीब 41% आबादी मुसलमानों की है। इसमें 80% आबादी गरीब तबके से आती है। ये लोग घर चलाने के लिए दुकानों और होटलों पे मजदूरी करते हैं। आइए अब पुलिस का पक्ष भी जान लेते हैं। मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर कहते हैं कोई भी व्यक्ति होटल या पब्लिक प्लेस में जाकर चेकिंग या लोगों की पहचान के बारे में नहीं पूछ सकता। कांवड़ यात्रा के दौरान 2024 में ऐसा विवाद सामने आया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दुकानदारों को पहचान बताने की कोई जरूरत नहीं है, वो किसी भी तौर पे बाध्य नहीं है। एडीजी भानु आगे कहते हैं होटल वाले ये बता सकते हैं कि वे किस तरीके का खाना परोसते हैं, शाकाहारी या मांसाहारी, लेकिन उन्हें अपना नाम बताने या लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोर्ट के इस आदेश का सख्त पालन होना चाहिए, लेकिन सवाल अभी भी यही है कि यशवीर जैसे उड़न धर्मगुरुओं की गिरफ्तारी कब होगी। अब खबर दिल्ली हाई कोर्ट से, जहां 13 दिसंबर 2023 को संसद की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में कोर्ट ने 2 आरोपी हरियाणा की नीलम आजाद और राजस्थान के महेश कुमावत को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा पीला धुआं निकालने वाले कैनिस्टर बाजार में खुलेआम बिकते हैं। यह होली, शादी और बाकी सेलिब्रेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर इसका इस्तेमाल करना यूएपीए लगाने का आधार कैसे हो सकता है? पहली नजर में इन सब पे जो आरोप लगाए गए हैं वो राजद्रोह के दायरे में कहीं से भी नहीं आते हैं। बता दें कि दोनों आरोपी करीब 18 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं। हालांकि दोनों की जमानत पे कोर्ट ने कुछ शर्तें भी जोड़ी हैं। इसी के साथ आज की बड़ी खबर का सिलसिला यहीं थमता है। मैं आदित्य कुमार अभी आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।